उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों यहाँ पाकिस्तान में तो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती और एक दूसरे के जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना कपड़े पाड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बताऊं कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशंस का जो एक प्लेटफॉर्म है G20। ठीक है, नॉट डेवलपिंग नेशंस, इसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं। लेकिन इंडिया G20 की जो लीडरशिप है वो इस महीने ले रहा है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है बाली, वहाँ पे इस महीने जो है G20 की मीटिंग हो रही है। और एक बहुत बड़ी जारी बात है, ये डेवलपमेंट है। मैं आपको बताता चलूँ, जो G20 का ग्रुप है, जो G20 ममालिक हैं, उसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी जो है वो 85% है टोटल। दुनिया की जितनी टोटल जीडीपी, जितना टोटल पैसा पैदा होता है, जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 85% इन मुल्कों में पैदा होता है और इंडिया उसकी लीडरशिप करने लगे इस महीने से। और आई थिंक एक साल के लिए होती है। और दुनिया की 60% आबादी इस G20 के अंदर है। और आप समझ लें कि दुनिया की 3 क्वार्टर ट्रेड अगर 100% ट्रेड होती है तो 75% ट्रेड जो वो जीडीपी जो है वो इस ग्रुप के दरमियान होती है। अब इंडिया को जब ये मौका मिलने लगा लीडरशिप, तो वो क्या करने लगा है, इंडिया ने प्लान किया है कि वो बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस, नाइजीरिया और ओमान को, और सुनने में आए थे आई थिंक यूएई वगैरह को भी वो इनवाइट कर रहा है एज ए। और उनको जो इस अगले साल जो डिस्कशंस होनी है उसमें। ठीक है जनाब। अब ये देखें कि ये एक तरफ है कि हमने पाकिस्तान में ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। एशियन टाइगर असा कट्टा ते साहब बनना ही असी पुठे जड़ा ना वो मंगन ते आ गए हैं। ठीक है, हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं। और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है। ये वो मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ, ये वो डिफरेंस है। हम क्योंकि ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप, ना इमरान खान को टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया, ना नवाज शरीफ को कंप्लीट करने दिया गया, ना उससे पिछलों को टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया। किसी को टेन्योर तो कंप्लीट करने नहीं दिया जाता। जब टेन्योर नहीं कंप्लीट करने दिया जाता तो फिर इंजी हथों पैरी तो लाला लाला फाड़ो फाड़ो हो जाता। कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि अब मेरी आपसे मुलाकात नवंबर के महीने में ही हो, क्योंकि हम काफ़ी महीनों से ये कह रहे हैं कि नवंबर का महीना आने दीजिए, उससे पहले जो दमादम मस्त कलंदर होगा उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो वो शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का नया प्लान रिवील कर दिया है। और वो नया प्लान ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अब 8 से 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च 10 से 15 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। यानी वो लॉन्ग मार्च जिसको आम तौर पर अगर हम देखें तो उसको 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो 3 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाना चाहिए, अब उसको 15 दिन लगेंगे। इससे ये साफ नज़र आता है और जाहिर होता है कि ये नवंबर का महीना इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए क्यों रखा है। एक तो हम जानते हैं कि इसमें अरशद शरीफ की जो हादसा है, जो सानिया है, उसका बहुत अमल दखल है, क्योंकि उस वक्त उनको वो ताकत मिली कि वो एक मरतबा फिर अपना इसको करके दिखाएं। और इसी के साथ ये भी कि उन्होंने ये भी देखा कि ये महीना आ पहुंचा और उनकी बात अभी तक नहीं मानी गई। तो मैंने एक ट्वीट किया 2 दिन पहले जिसमें मैंने ये कहा था कि लॉन्ग मार्च में ऐसे हादसात और वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं कि जिनकी वजह से या तो इमरान खान साहब को ताकत मिल जाए या फिर वो दीवार से लग जाए। तो उसके चंद घंटों के बाद हमें पता चला कि सदफ नईम, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, वो इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके कुचली गई हैं और मर गई हैं, जाँ बहक हो गई हैं। अच्छा, ये पहला मौका है कि कोई जर्नलिस्ट की मौत होती है तो अभी उसकी मैयत भी घर नहीं पहुंचती, अभी वो अस्पताल में ही होता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके घर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब उनके घर तशरीफ़ लेके गए, बहुत अच्छी बात, हमने कहा ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है वो हुआ, लेकिन उनको जाना चाहिए था, वो गए। फिर हमें एक ऐसी मीटिंग नज़र आई जिसमें ये पता चला, मतलब वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि पीटीआई के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जो सदफ नईम के शोहर नामदार हैं वो उनको लिख कर कुछ दे रहे हैं। वो इस दुनिया से चली जाती हैं तो उनके शोहर नामदार ने ये लिख कर दे दिया है कि कोई बात नहीं,
ये जो है हादसा है तो कोई मसला नहीं है। उनको 50 लाख एक तरफ से दिए गए हैं, 50 लाख दूसरी तरफ से दिए गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने बुलाकर उनको दे दी हैं, बाकायदा तस्वीरें भी उतरवाई हैं। यानी ये भी नहीं किया कि एक ऐसे मौके पर तस्वीर ना उतरवाएं, वैसे ही सिर्फ खबर ही आ जाए। नहीं नहीं नहीं, तस्वीर उतरवानी भी बहुत ज़रूरी थी, वो भी उतरवाई गई है। और हुकूमत की तरफ से भी यानी कोई 50 लाख करोड़ों पे बात चली गई है, 1 करोड़ कुछ और ज़्यादा उनको मिल गए। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि उनकी जो है तहकीक की जाए। और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटानिया के, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक को, उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और उनको मुबारकबादें दी। लेकिन बहुत सारे मैं पाकिस्तानियों को जो कि इंग्लैंड में हैं, ब्रिटानिया में हैं, यूनाइटेड किंगडम में हैं, मैं उनसे देख रहा था कि वो परेशान है कि हमारे वज़ीर आज़म क्यों बात नहीं कर रहा, या हमारे वज़ीर आज़म ने अभी तक ऋषि सुनक को क्यों नहीं कहा। इंडिया और जो यूनाइटेड किंगडम है, वो तो कोई डील साइन कर रहे हैं, वीज़ा डील साइन कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर तो बहुत लोगों का दिल ये है कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल, जो कि मेरा ख्याल है कभी भी नहीं अमेरिका, ब्रिटानिया अफोर्ड कर सकता। क्योंकि इंडिया की जो बहुत बड़ी तादाद है, एक तो वो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है या वो स्किल्ड नहीं है। तो कोई मुल्क बंदा जो अनस्किल्ड लोगों को तो नहीं लेता, जैसे इंडिया किसी को नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में तो खैर आना कोई नहीं चाहता, हालात इस तरह के हैं, सीधी सी बात है। सो इवन के वीज़ा डील, इसकी भी बातें हो रही हैं, और इसके भी कोई जिसे कहते हैं ना TORs, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह, या कोई SOPs या कोई चीज़ें जो हैं वो तलाश की जा रही हैं, या MOUs वगैरह ये तैयार कर रहे हैं कि किस तरह हम ये कर सकें। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो हुई, अब मज़े की बात यह है कि ऋषि सुनक और मोदी जी की जो मीटिंग है, वो नवंबर में, अगले महीने थोड़े दिनों बाद ही G20 समिट बाली, इंडोनेशिया में होने वाली है। ठीक है जी। और ये अब देखें कि वो बरतानिया और इंडिया ऐसे फील कर रहा है एज इफ जो इंग्लैंड है, वो बरतानिया जो है वो हमारा घर है। क्रिटिसिज्म भी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड पे इस वक्त इंडिया से हो रहा है, और ऋषि सुनक के आने के बाद दे आर मेकिंग इट फील एज इफ के ए साडा दूजा घर है। लेकिन पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान है पति कख नहीं, इन्होंने ये कि शायद एक हिंदू जो है वो वज़ीर आज़म आ गया इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में, तो लिहाजा हमारा तो पता ही काटा गया। भाई चीज़ें इस तरह नहीं होती, ममालिक के अपने ताल्लुकात होते हैं, इस लेंस से चीज़ों को ना देखें। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये अभी तक मुबारकबाद ना देना, बात ना करना, दिस इज़ नॉट फेयर। अब मोदी जी जो भी बात करते हैं, मैं देख रहा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंडियन ऑफिस जो है उनकी, मैं प्रेस रिलीजेस देख रहा था। मोदी जी कह रहे हैं जनाब कि 1.6 बिलियन इंडियंस जो हैं, 1.6 बिलियन इंडियंस की तरफ से आपको मुबारकबाद। सो वो जो 1.6 बिलियन पे फोकस है ना, दैट वो बताता है कि भाई हमारे पास बड़ी मार्केट है, बड़े लोग हैं, आपको हमारी ज़रूरत है। खैर ये जो सारी बात है, और साथ ही में वो उन्होंने कहा जी कि हिस्टोरिकल टाइज हैं, ये वो आगे पीछे। और अब वो मोदी जी क्या कह रहे हैं, हम हमारे वज़ीर आज़म ने तो जाना है, उन्होंने कहना है पैसे दे दो, एड दे दो, ये कर दो, ये, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके भाई जो हैं वो लंदन में सियासी पनाह लेके बैठे हुए हैं। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के और इंग्लैंड के क्या ताल्लुकात होने कि वज़ीर आज़म का जो भाई है वो लंदन में बैठा हुआ सियासी पनाह लेके, उसका पासपोर्ट से वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन ही वाज स्टिल डूइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रॉम लंदन व्हाइल नोइंग दैट लाइकली पॉसिबिलिटी दैट ही कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगेन। तीसरी बात, हमारे हैरिस भाई ने कहा कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, बिल्कुल है, लेकिन वो डाइवर्सिटी आपको पर्सनल लॉ को मिसयूज करने का अधिकार नहीं देती। अगर मुसलमानों ने शरीयत का बतौर शरीयत ही इस्तेमाल किया होता तो शायद यूसीसी के लिए कम से कम मुसलमान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। आपने ट्रिपल तलाक को डिफेंड किया, आपने एक स्टेज पे पहले हलाला को डिफेंड किया, आपने शाबानों पे गरीब औरत को 800 रुपए ना दिए जाएं उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरे। तो जनाब जो प्रिविलेज मिलती है, तो प्रिविलेज का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उस प्रिविलेज को छीनने के लिए भी एक गुट खड़ा होगा। तो दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए, शायद शरीयत के खिलाफ बोलने वाले खत्म हो जाएंगे। और आखिरी बात उन्होंने, आखिरी बात 10 सेकंड, उन्होंने कहा कि साहब अपना अपना कल्चर है। भैया ये नेशनल टीवी है अदिति जी, क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब शरारा और गरारा नहीं पहनेगी, साड़ी पहनेगी? क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन
अब अपने मांग में सिंदूर भरेगी। भाई ये कैसी कैसी पढ़े लिखे लोग बात करते हैं। यूसीसी का हमारे अलग अलग लोगों के कल्चर से क्या लेना देना भाई? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो नेशनल टीवी पर बैठ के? सुना। और अब बात करते हैं फलकबाजी की। फलकबाजी से डायरेक्ट शरीयत से जुड़े मैंने 2 सवाल पूछे, 2, और ये कोई पर्सनल सवाल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली शरीयत से जुड़े सवाल हैं जिसका जवाब हां या ना में हो सकता था। पहला क्या पूछा ये सुन लीजिए, जिस पर एंकर ने आपत्ति करी तो मैंने एंकर का सम्मान से जवाब देते हुए ये समझाया कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा और ये सवाल कैसे जायज है। हर रिलीजन का जो है ना रूल्स अपने अपने अलग होते हैं। हमारे पास शरिया लॉ है। अब जो हमारा मजहब है, जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है हम वही फॉलो करेंगे ना। अब हमारी साहिदा बाजी ने बोला शरीयत की बात करी। अब आप अदिति, आप इसमें मुझको सेक्सिस्ट ना बोलिएगा, क्योंकि जब शरीयत की बात आती है तो मुझे फिर साफ बात करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट अटैक मी। शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी करती हैं। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है। नहीं, लेकिन आपको सईदा फलक से जो सवाल पूछने हैं वो तार्किक अलग लेवल पर हो सकते हैं ना। आपको उनके मेकअप, उनके हिजाब, उनको टीवी पे आना है नहीं आना है, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजवान अहमद उनको गारंटीड है ना, वो बात और है। तो जो आपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात की, मैं उसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूं, लेकिन जो आपने सईदा फलक से पूछा उस पर मेरी आपत्ति है। जी उसका जवाब सुन लीजिए। ये बात मैं बिल्कुल ना पूछता अगर सईदा फलक अपनी पहली बाइट में 5 बार शरीयत 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 ना बोलती, तो मैं ना पूछता ना। लेकिन जब शरीयत 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 तुमने 5 बार बोल दिया है तो शरीयत से जुड़ी बात का जवाब तुमको देना पड़ेगा। खत्म हो गई बात। चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, सिंपल एज दैट। जवाब ले लीजिए सईदा फलक। रिजवान अहमद की अहमियत जब तक है जब तक कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप भी निजी टिकट टिप्पणी पर चली गई, बोलना छोड़ देगी। नहीं आप भी निजी टिकट पर चली गई रहेगी ना। अरे किसकी अहमियत कब तक है आप छोड़ दीजिए ना। आप क्यों तय कर रही हैं किसी की अहमियत? शरीयत साफ साफ कहती है कि महरम उसको बोला जाता है जो एक औरत के कंटेक्स्ट में, कि वो परिवार के लोग जिनसे एक मुसलमान औरत शादी नहीं कर सकती, शादी हराम है, नाजायज़ है। तो महरम के अलावा किसी भी मुसलमान औरत को बतौर शरीयत किसी भी गैर मर्द को शक्ल दिखाना हराम है, गलत चीज़ है। और यहाँ तो हिजाब पहनकर मेकअप कर कर आप पूरे हिंदुस्तान को शक्ल दिखा रही हैं और बाद में कह रही हैं कि ये पर्सनल है। ये बिल्कुल पर्सनल नहीं है। बतौर शरीयत अगर तुम बार बार शरीयत 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 की तजवीज जपती हो, इंटरप्रेट करके तुमने ये लिबर्टी ले ली, शरीयत के तहत तुमने इंटरप्रेट कर लिया कि तुम टीवी पर हिजाब पहनकर मेकअप करके आती हो और पूरी दुनिया तुम्हारा चेहरा देखती है, तो वहां पर शुरू कर देते हैं पर्सनल पर्सन। ये इन गटर छापों के पास बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई टेढ़ा सवाल पूछ लो तो कहते हैं पर्सनल पर्सनल, और कोई टेढ़ा सवाल पूछ लो तो कहते हैं कि भाई तू इस्लाम का दुश्मन है, तू इस्लाम को अटैक कर रहा है। तो जो साहिदा फलक करती हैं या कोई भी मुसलमान औरत जो टीवी पर आती है, पूरी दुनिया उसका चेहरा देखती है, ये बतौर शरीयत नाजायज़ है, हराम है। और मेरी छोड़ो, मेरी बात के हाँ में हाँ मिलाने वाले सैकड़ों मौलाना खड़े होकर ये बोलेंगे कि ये सही बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर ये बोल देते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। जब चाहते हैं मैंडेटरी बना देते हैं, जब चाहते हैं शरीयत बना देते हैं, जब चाहते हैं मैटर ऑफ चॉइस बना देते हैं। दूसरी सवाल